बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इंशाल्लाह 6 पार्ट हम करेंगे और इससे पहले हम 5 लेक्चर कर चुके हैं जिनमें टोटल 25 सवाल सॉल्व हो गए हैं और यकीनन ये 25 सवाल अब आपके नोट्स पे मौजूद होंगे। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना टारगेट ध्यान में रखना है कि हमारा टारगेट है कि हमने पूरे 12 नंबर फर्स्ट चैप्टर में से हासिल करने हैं इंशाल्लाह। अपनी नोटबुक्स खोल ली और जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊं वो आप नोट कर लिया करें। आज का पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक एनिमल्स। ये एनिमल्स को डिवाइड किया गया था, क्लासिफाई किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेस्ट प्रोडक्ट। क्योंकि इस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि 3 डिफरेंट तरह के वेस्ट हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि एनिमल से क्रिएट कर सकते हैं। उसमें से कुछ ऐसे एनिमल थे जो कि अमोनिया रिलीज करते थे, कुछ यूरिया रिलीज करते थे और कुछ जो थे वो यूरिक एसिड रिलीज करते थे। और ये चीज़ उनके हैबिटेट के हवाले से थी, पानी की अवेलेबिलिटी के लिहाज से थी। तो इस सवाल में यूरिया रिलीज करने वाले और जो यूरिक एसिड रिलीज करने वाले एनिमल्स हैं यानी यूरिकोटैलिक एंड यूरियोटैलिक, इनका डिफरेंस पूछा गया है। फर्स्ट पॉइंट में यही हम बता देंगे कि यूरियोटैलिक ऐसे एनिमल्स होते हैं दैट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट इन फॉर्म ऑफ यूरिया, और यूरिकोटैलिक का बता देंगे कि दीज आर एनिमल्स दैट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट इन फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। मेन डिफरेंस इनका ये आ गया। अब जो यूरियोटैलिक है इनको यूरिया रिलीज करने के लिए 50 ml ऑफ वाटर चाहिए होगा फॉर एक्सक्रीशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ यूरिया, और यूरिकोटैलिक में चूंकि ये यूरिक एसिड रिलीज करेंगे लिहाजा इनको ज़्यादा पानी ज़ाया नहीं करना पड़ता और 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिलीज करने के लिए 1 ml ऑफ वाटर को ये इस्तेमाल करेंगे। यूरियोटैलिक का हैबिटेट डिफरेंट है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। दीज एनिमल लिव इन अ हैबिटेट विद मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर, यानी इनके पास ना तो पानी बहुत ज़्यादा है, यानी ये ऐसा नहीं है कि ये फ्रेश वाटर में रह रहे हैं और पानी की बॉडी में एंटर होते हैं, बल्कि ये ऐसे एनवायरनमेंट में मौजूद है जहाँ वाटर की सप्लाई मॉडरेट है, नॉर्मल है, मॉडरेट है। और जो यूरिकोटैलिक होंगे ये एनिमल ऐसे हैबिटेट में रहेंगे जहाँ पे वाटर की सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड होगी। एग्जाम्पल में देख लें, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड अ फ्यू bony fishes, amphibians and mammals including human। और यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म में बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स, बहुत सारे रेप्टाइल्स एंड लैंड स्नेल्स, यानी वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनको वाटर की सप्लाई बहुत कम होगी वो यूरिक एसिड रिलीज करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोटोनेफ्रिडियम एंड मेटानेफ्रिडियम। ये आपने प्लेनेरिया का पढ़ा था। प्लेनेरिया के अंदर एस्टिवेशन और अर्थवर्म के अंदर एक्सक्रीशन, तो ये उनके एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया एंड मेटानेफ्रिडिया। पहले आपने डिफाइन कर देना है कि प्रोटोनेफ्रिडिया और मेटानेफ्रिडिया बेसिकली हैं क्या। प्रोटोनेफ्रिडिया and metanephridia are two type of nephridia that mainly occur in invertebrates. Invertebrates के structures हैं। Generally they are functionally analog, यानी इनका फंक्शन भी वही होता है जो कि वर्टिब्रेट की किडनी का है, and they are responsible for removal of metabolic waste from body। अब इनमें डिफरेंस क्या है? प्रोटोनेफ्रिडिया एक ट्यूब्यूल्स का ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें कोई इंटरनल ओपनिंग मौजूद नहीं होती, लेकिन मेटानेफ्रिडिया एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इंटरनल ओपनिंग मौजूद होती है। ये आपने अर्थवर्म और प्लेनेरिया दोनों के अंदर देखा हुआ है। प्रोटोनेफ्रिडिया आर अ नेटवर्क ऑफ डेड और क्लोज्ड एंड ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग and tubular system is spread throughout the body। इनका जो tubular system है पूरी बॉडी में फैला हुआ होगा and branches are kept by a cellular setup termed as flame cells। और मेटानेफ्रिडिया के केस में देखें, it is a type of tubular respiratory system which has internal ciliated funnel opening, जिसको नेफ्रोस्टोम कहा जाएगा, and it is immersed in phloemic fluid and enveloped by a network of capillaries। प्लेनेरिया के अंदर आप प्रोटोनेफ्रिडिया देख सकते हैं कि जो ट्यूबुलर सिस्टम है ये इसकी पूरी बॉडी में फैला हुआ है और थोड़ा सा जो पार्ट है उसको यहाँ पे बड़ा करके भी दिखाया गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि एंड फ्लेम सेल्स मौजूद हैं,
क्लोज्ड एंड है और किसी किस्म की कोई ओपनिंग मौजूद इसमें नहीं होती। इसके कंपैरिजन में मेटानेफ्रिडिया को दिखाया गया है जो कि अर्थवर्म के अंदर पाए जाते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि इंटरनल ओपनिंग है, नीचे लिखा हुआ भी है नेफ्रिडियोस्टोम, तो ये इसकी इंटरनल ओपनिंग मौजूद होती है। व्हाट आर मेल्पाइगन ट्यूब्यूल्स? Malpighian tubules are the main osmoregulatory and excretory organ of insects and are considered analogous to nephridia और kidney। कि जिस तरह से अभी हमने प्लेनेरिया के अंदर देखा, अर्थवर्म के अंदर देखा, उनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर थे, तो ये भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं और ये इंसेक्ट्स के अंदर पाई जाती हैं। The proximal end of these tubes open into the beginning of hindgut while the distal end is blind। इसको थोड़ा सा पहले आप देख लें। ये एक इंसेक्ट दिखाया गया है और यहाँ पे ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही आप देख सकते हैं कि मेल्पाइगियन ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं, और ये बाहर जो दिखाया गया है वो सारे का सारा इनका फ्लूइड है, क्योंकि आपको पता है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनकी बॉडी में स्पेसेस मौजूद होती हैं जिनमें इनका हीमोलिम्फ मौजूद होगा, तो उसके अंदर ये सस्पेंडेड है एंड इनकी क्लोज्ड है, और यहाँ से जो सॉल्ट वाटर नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह वो डिफ्यूज होकर इनके अंदर आ जाएंगे, और उसके बाद ये ओपन होंगी मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे, और इस तरह से जो भी वेस्ट होंगी उनको डाइजेस्टिव सिस्टम में डाल देंगी, और वेस्ट के साथ ही जो उनकी पीसेज हैं उनके साथ ही उनकी जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो भी एक्सक्रीट हो जाएंगी। तो ये एक वाहिद एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऐसा है एनिमल किंगडम के अंदर कि जिसमें जो वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, उनको भी डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ ही बॉडी से बाहर निकाला जाता है। Malpighian tubules are responsible for production of an isoosmotic filtrate from hemolymph। ये हीमोलिम्फ से जो चीज़ें हैं वो फिल्टर होकर इसमें आ जाएंगी, जिसे हम प्राइमरी यूरिन कहेंगे, और इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मौजूद होते हैं या टॉक्सिक कंपाउंड भी होंगे, उनको फिर हाइंडगट में डाल दिया जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया कि इस तरह से डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ ये वेस्ट भी बॉडी से बाहर चले जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्लोमेरुलस? ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप पहले भी देख चुके हैं, और नेफ्रॉन का बिल्कुल जो स्टार्ट वाला पॉइंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस है और ये बेसिकली ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होगा, और इसके अंदर एफरेंट आर्टरी होल्स ब्लड लेके आएंगी, और फिर जब फिल्ट्रेशन हो जाएगी उसके बाद इफरेंट आर्ट्रियोल के जरिए से ब्लड यहाँ से बाहर जाएगा, और इसके बाहर सराउंडिंग में जो आपको कप शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको बोमेन कैप्सूल कहा जाता है। The glomerulus is the main filtering unit of the kidney. It is formed by a network of small blood vessels enclosed within a sac called Bowman capsule। मैं अभी आपको सारा कुछ स्ट्रक्चर में बता चुकी हूँ। Each glomerulus is located at the beginning of nephron। और फिर ब्लड सप्लाई के हवाले से नीचे बता रहे हैं The blood supply to the glomerulus is provided through afferent arterioles, और फिर जब वहां से निकलेगा फिल्ट्रेशन के बाद तो वो इफरेंट आर्ट्रियोल के जरिए से जाएगा ब्लड। पांचवा सवाल देखें व्हाट इज वासा रेक्टा? डायग्राम में आप देखें कि यहाँ पे आपको नजर आ रही है ये नेफ्रॉन की डायग्राम है। नेफ्रॉन की डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये ग्लोमेरुलस है, और ग्लोमेरुलस के अंदर भी जो है वो आर्ट्रियोल्स आ भी रही हैं, फिर यहाँ से निकल भी रही हैं, और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि लूप ऑफ हेनले के अराउंड बहुत सारी ब्लड वेसल्स, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं, और इन कैपिलरीज को वासा रेक्टा कहा जाता है। और ये ज़्यादातर जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जिनके बहुत डीप होगा लूप ऑफ हेनले, उनके अराउंड मौजूद होती हैं, और उनका बेसिक जो मकसद होता है वो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन की जा सके सॉल्ट की भी और वाटर की भी। Vasa recta are the series of long loops of thin-walled blood vessels, और ये वेसल्स कौन सी होंगी? एफरेंट आर्टरीओल्स। आप पिछली डायग्राम में पढ़ चुके हैं, जो पिछला भी क्वेश्चन भी हमने देखा है, डायग्राम में देखिए, और उनमें से बहुत सारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो एफरेंट जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी ब्रांचेज होंगी, वहां से ओरिजिनेट होंगी।
Vasa recta are the series of long loops of thin-walled blood vessels, efferent arterioles, that dip down alongside the loop of Henle in the vertebrate kidney. The loop of Henle के साथ साथ नीचे जाएंगी. These are mostly present around the loop of Henle of the extramedullary nephron and are involved in the absorption of water and salt. शॉर्ट क्वेश्चन आज के हमारे मुकम्मल हुए. लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं. आज का लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्कस द एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया विद डायग्राम. और ये अब आपके लिए बहुत आसान होगा क्योंकि प्लेन एरिया का पूछा गया है और अभी आपने प्रोटोनेफ्रिडिया को देखा है. आपके बुक में से मैं दिखा देती हूँ कि इसका आंसर आप क्या लिखेंगे. एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया इसमें मेंशन है और कुछ की बुक्स भी मिलती हैं कि जिनके ऊपर हेडिंग्स वगैरह बनी होंगी. अगर आप वहां से करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन आपने पहले उसको थोड़ा कंपेयर कर लेना है कि कहीं वो आपकी टेक्स्ट बुक से डिफरेंट तो नहीं है, कोई गलत चीज़ उसमें ना लिखी हुई हो. अगर वो ठीक लिखी हुई है तो आप उसे भी कर सकते हैं, आपको उसमें थोड़ी आसानी हो जाएगी. और बाकी ये डायग्राम जो नीचे आपको नजर आ रही है, ये डायग्राम भी आपने इसमें लाजमी बनाना है. नोट्स बनाते रहें, रोज का रोज पढ़ते रहें, साथ साथ तैयारी करें. इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे. आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.